विद्या क्रिएटर से मैं निशा, और आज मैं आप लोगों को जो दोआब क्षेत्र हैं वो पढ़ाने जा रही हूँ। और सिंधु नदी क्षेत्र के जो दोआब क्षेत्र हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोआब होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो जो दो नदियां होती हैं उनके बीच का जो क्षेत्र होगा वो दोआब कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये सिंधु नदी जा रही है, फिर झेलम नदी जा रही है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र होगा वो आपका क्या कहलाएगा? दो आब। और यहीं पे आपके खादर और बांगर ये आपके होंगे। खादर जो नई मिट्टी बार बार आएगी नदी की, वो बांगर जो पुराना हो जाएगा एरिया, ठीक है। कभी वहां पे बाढ़ आई होगी तो वो खादर और बांगर, तो यानी दो आब क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र होगा। खादर जो हर साल नदी जहां तक पानी लाती है और नई मिट्टी को वहां जमाव करती है, और कभी जहां वर्षों में बाढ़ आई होगी और जमाव की होगी वो आपका होता है बांदर, ठीक है। फिर अब देख लेते हैं पहले की सिंधु नदी, उनकी जो सहायक नदियां हैं कहाँ से उद्गमित होती हैं, फिर उनके जो दोआब क्षेत्र हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सिंधु नदी देखिए, मानसरोवर झील, चेमा युंगटुंग ग्लेशियर से दमचौक के बाद ये भारत में प्रवेश करेगी। यानी दम चौक, दम लगाएगी कि मुझे भारत में जाना ही जाना है, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि दम चौक से ये भारत में प्रवेश करेगी, फिर ये भारत में गिलगित होते हुए चिल्लास के पास से पाकिस्तान की ओर जाएगी। चिल्लाएगी, अरे पाकिस्तान जा रहे हैं, ठीक है। कैसे भी ले सकते हैं, याद करने का तरीका कि दम चौक से दम लगा के भारत में प्रवेश किया, चिल्लास से वो आएगी आपके पाकिस्तान की ओर। फिर इसकी जो मुख्य सहायक है वो है आपका, ये हो गई सिंधु, सिंधु की सहायक हो गई आपकी झेलम, ये फिर झेलम, चिनाब, फिर ये है रावी, फिर ये व्यास, और फिर ये सतलज। ये आपकी, और मिठानकोट के पास सारी जो पंचनद का क्षेत्र होगा, पांचों नदियां इससे यानी सिंधु से आकर के मिल जाएंगी। तो मानसरोवर हिमनद से कौन सी नदी निकली? सिंधु नदी निकली। मानसरोवर से ही राकसताल से आपकी निकलेगी सतलज नदी। दोनों जो है पूर्ववर्ती नदियां हैं, क्यों? क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति से पहले ये उद्गमित होती थी, यानी इन्होंने अपना रास्ता चेंज नहीं किया है। फिर ये दमचौक से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करेगी और इससे श्योक नदी आके मिलेगी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि भारत का काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो ये जो श्रेणी से उद्गमित होगी उस श्रेणी का नाम क्या है? अगर हम श्रेणी की बात करें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तीन ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। तो जो सिंधु नदी है वो काराकोरम के बीच से नहीं बल्कि लद्दाख और जास्कर के बीच से उद्गमित होती है, ठीक। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो सिंधु नदी यहां ऐसे, ठीक। और ये क्या है आपका? दमचौक, दम चौक। और ये क्या है इधर? चिल्लास, चिल्लास। और इधर से आपकी कौन सी नदी निकल रही है? श्योक, इसकी सहायक नदी, छोटी सहायक नदी है, गिलगित। फिर इसके बाद ये भुंजी के पास सिंधु गाज का निर्माण करेगी और चिल्लास के बाद से पाकिस्तान में प्रवेश करेगी। फिर इसकी जो दूसरी सहायक नदी है शेषनाग झील या बेरीनाग झील से निकलेगी और वूलर झील में प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। तो शेषनाग से कौन सी निकल रही है? झेलम नदी। और क्रम वाली अगर नदी देखें तो ये किस साइड की है? आपके बाएं साइड की है, ठीक है। तो शेषनाग झील से उद्गमित होगी वेरीनाग,
और फिर वूलर झील में प्रवेश करके ये मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत और पाकिस्तान की सीमा तक बहेगी और फिर इसके बाद ये पाकिस्तान में मंगला के बाद प्रवेश कर जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो कुछ दूरी तक भारत और पाकिस्तान की सीमा में प्रवाहित होती है, तो वो आपकी हो गई झेलम नदी। शेषनाग झील या बेरीनाग झील से कौन सी नदी निकलेगी, तो झेलम नदी। वूलर झील किस नदी के पे है, तो वो आपका झेलम नदी। ठीक है, फिर इसके बाद चिनाब की बात करते हैं। सिंधु, झेलम, फिर चिनाब। चिनाब नदी दो, चंद्र और भागा, बड़ा लाचा दर्रा है उसके पास से दो धाराओं के रूप में आएगी। ठीक है, यहां जैसे ये बड़ा लाचा दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा है, तो इधर से चंद्र और इधर से भागा, दोनों नदियों के बाद ये कहलाएगी आपकी चिनाब नदी। और ये दोनों का मिलन कहां पे होगा, टंडी में। तो टंडी जगह याद रखिएगा। चंद्र और भागा बड़ा लाचा दर्रे के दोनों तरफ से दंडी में दोनों धाराएं मिलेंगी और फिर क्या कहलाएंगी, संयुक्त धाराएं चिनाब कहलाएंगी। और ये जाकर के आगे किस में मिल जा रही है, चिनाब नदी झेलम में मिल जा रही है। फिर इसके बाद आपकी आ गई रावी। रावी जो है वो रोहतांग दर्रे से निकल रही है, तो रोहतांग दर्रे से उद्गमित होने वाली नदी रावी। बड़ा लाचा दर्रे से उद्गमित होने वाली नदी चंद्र और भागा है, तो चंद्रभागा। अगर चंद्रभागा ऑप्शन में नहीं है तो चिनाब। और कहां पे दोनों मिलेंगी धाराएं, तो टंडी, याद रखिएगा। मंगला के बाद से कौन सी नदी पाकिस्तान की ओर जाएगी, तो झेलम की नदी। कौन सी नदी कुछ दूरी तक जो है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा तक जाएगी, तो वो आपकी कौन सी नदी होगी, झेलम नदी। ठीक है, चिल्लास से कौन सी नदी पाकिस्तान में प्रवेश करेगी, तो सिंधु नदी। कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के या ट्रांस हिमालय की दो पर्वत श्रेणियों के बीच से गुजरेगी, तो सिंधु नदी। और वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं, लद्दाख और जास्कर। फिर श्योक किसकी सहायक नदी है, सिंधु की। गिलगित नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु की। सिंधु गाज का निर्माण कहां पे होगा, भुंजी में होगा। रोहतांग दर्रे से निकलने वाली नदी कौन सी है, रावी। रोहतांग रावी, रोहतांग रावी, याद रखिएगा। और बड़ा लाचा चंद्र और भागा टंडी में मिलेंगी। इसके बाद वो बड़ा लाचा चिनाब अगर पूछा जाएगा तो चिनाब नदी। क्लियर हो रहा है। फिर इसके बाद व्यास। व्यास जी तो व्यास ही है, व्यास कुंड याद कर लीजिए और हरिके याद कर लीजिए। व्यास कुंड से उद्गमित होंगे और हरिके कपूरथला के पास है, वहां पे ये अपना जल किसको दे देंगे, सतलज नदी को। यानी उन्होंने कहा भैया मैं अपने यहीं रहूंगा भारत में ही जल दे दिया। और इसके बाद सतलज नदी वो जल लेकर के आगे बढ़ेगी और मिठानकोट में सारी नदियां मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाएंगी और आगे जाकर के सिंधु नदी क्या बनाएगी, डेल्टा का निर्माण करती है। क्लियर हो गया। फिर जिसके लिए आज ये क्लास शुरू करी गई है वो पोर्शन शुरू करते हैं कि सिंधु नदी तंत्र पे दो आब कौन कौन से हैं। तो सिंधु क्रम याद कर लीजिएगा। पहला है सिंधु, फिर है झेलम, फिर है चिनाब, फिर है रावी, फिर है व्यास और फिर है सतलज। पूर्ववर्ती नदियां इसमें से कौन सी हैं, दो नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं क्योंकि वो मानसरोवर झील से निकल रही हैं और हिमालय की उत्पत्ति से पहले ये उद्गमित हो रही थी। फिर इनका क्रम देख लेते हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, उत्तर से दक्षिण का क्रम होगा। फिर सिंधु और झेलम के बीच में
जो आपका दोआब क्षेत्र होगा, जैसा कि हमने बताया कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है दोआब कहलाता है। और हर साल जहाँ पे मिट्टी इकट्ठा कर रही हो नदी, वो आपका खादर होता है। और कभी जल ज्यादा आने के कारण अगर किसी क्षेत्र में उसने मिट्टी इकट्ठा करी होगी या उपजाऊ मिट्टी करी होगी तो वो बांदर कहलाता है। ठीक है, तो खादर और बांगर, तो तीन चीजें इस प्रक्रिया में आएंगी। फिर बात करते हैं जो दोआब बन रहा है, तो सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु सागर, सिंधु सागर याद रखिएगा। सिंधु सागर दोआब किसके बीच बन रहा है? सिंधु सागर दोआब सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में। सिंधु सागर, सिंधु और झेलम, सिंधु और झेलम नदी के बीच में कौन सा दोआब क्षेत्र है? तो सिंधु सागर याद रखिएगा। अब दूसरा क्रम क्या है? सिंधु और झेलम, झेलम और चिनाब, यहाँ पे भी तो दोआब बनेगा। तो ये क्या कहलाता है? चा, चेनाब का चा और झ का झेलम का झ, चा झ। ठीक है, चेनाब का चा और झेलम का झा, तो चा झ। चेनाब और झेलम के बीच में कौन सा दोआब? चाझ दोआब। अब बचा चेनाब और रावी, तो चेनाब रावी, रावी रचना, रावी का रचना और चेनाब का च ना। ठीक है, रावी का र ले लिया और चेनाब का चना ले लिया, तो रचना हो गया सिंधु सागर, सिंधु और झेलम, और चेनाब और झेलम के बीच में चाझा, चेनाब और रावी के बीच में रचना, फिर रावी और व्यास के बीच में बारी, बारी बारी। देखिए ये रावी का ई ऐसे भी याद कर सकते हैं, रावी, व्यास का ब आ गया और रावी, फिर व्यास और सतलज का हो जाएगा बिस्ट, बिस्ट। क्लियर हो रहा है? दोआब क्षेत्र दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और अगर हम सिंधु और झेलम का बात करें तो सिंधु सागर है, झेलम और चिनाब की बात करें तो चाझ है, चिनाब और रावी की बात करें तो रचना है, रावी और व्यास की बात करें तो बारी है, व्यास और सतलज की बात करें तो बिस्ट है। तो शब्दों से भी हम पकड़ सकते हैं, बस हमको याद होना चाहिए, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्रम की अगर बात करें तो सबसे उत्तर में सिंधु सागर पड़ेगा, सबसे दक्षिण में आपका विस्ट पड़ेगा, फिर बीच में रचना पड़ेगा, और रचना के उत्तर की ओर चाझ पड़ेगा, और रचना के दक्षिण की ओर बारी आपका पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो आज के लिए इतना ही। आप लोग एक एक स्टेप क्लियर करिए, सिलेक्शन होना ही होना है। थैंक यू।